शुरुआत करते हैं और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और आज के चैप्टर का नाम है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन टोटल 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है वो हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं लाइन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लाइन में सबसे पहला हम देखेंगे इक्वेशंस। वो क्या बोलेंगे कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, लाइन का इक्वेशन निकाल के बताना। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ऐसे इक्वेशंस आपको निकालने को बोलेंगे। इक्वेशंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वेक्टर इक्वेशन, और दूसरा होता है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अगर आप वेक्टर इक्वेशन निकालना चाहते हो तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम बोलेंगे कि गिवन डाटा क्या, आपके पास क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस निकालना होता है। अगर आपके पास फिक्स पॉइंट है, ए नाम का फिक्स पॉइंट है, और एक पैरेलल वाला वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, तो आप वेक्टर इक्वेशन भी बता सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन भी बता सकते हो। अब फिक्स पॉइंट और पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे सपोज करते हैं ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम एल है और इसका अगर इक्वेशन निकालना है तो हमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक फिक्स पॉइंट जिसे हम ए नाम दे देंगे और ये IJK के फॉर्म में लिखा रहेगा, या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा रहेगा। ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है या IJK के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है। और हमें दूसरा जरूरत होती है पैरेलल वाले वेक्टर की। एक पैरेलल वाला वेक्टर ले लेंगे बी। अगर मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो फिक्स पॉइंट की जरूरत है, और पैरेलल वाला वेक्टर की जरूरत है। अब फिक्स पॉइंट और पैरेलल वाला वेक्टर आपको गिवन रहेगा, ठीक है। अगर आपको फिक्स पॉइंट दिया और पैरेलल वाला वेक्टर दिया तो इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन कैसे निकालोगे? वो होता है वेक्टर आर जो आंसर तक कॉपी पेस्ट होते रहेगा, फिर आएगा वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये जैसे के वैसे ही लिखना है, ये जैसे के वैसे लिखना है। ए की जगह पे जो फिक्स पॉइंट दिया है वो, और बी की जगह पे जो पैरेलल वाला वेक्टर दिया है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन क्योंकि इसमें वेक्टर आता है। फिर कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे लिखता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ऐसा आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका अपना इक्वेशन निकाल के बताओ, वेक्टर इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है। इसके लिए भी दो लोगों की जरूरत पड़ती है, किसकी? फिक्स पॉइंट और पैरेलल वाला वेक्टर। इसमें फिक्स पॉइंट कौन है और पैरेलल वाला वेक्टर कौन है? तो ये जो ऊपर ऊपर वाले दिख रहे हैं इसे बोला जाता है फिक्स पॉइंट। ये आपके फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। और ये कौन है? ये आपका पैरेलल वाला वेक्टर। ये जो ए बी सी दिख रहा है ये पैरेलल वाला वेक्टर, जिसे हम बी से नाम वेक्टर बी बुलाते हैं। ये बी अलग है, ये वेक्टर बी है। तो पैरेलल वाला वेक्टर बी और फिक्स पॉइंट ए, अगर ये दोनों चीजें पता है तो ये आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करते कि फिक्स पॉइंट दिया है 2 3 4, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और एक पैरेलल वाला वेक्टर आपको दिया है, पैरेलल वाला वेक्टर मान लेते हैं जैसे माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, अप्रोक्स ले रहा हूं नंबर। और फिर क्या बोलेंगे कि देखो ये फिक्स पॉइंट इन दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा, या फिर और एक पैरेलल वाला वेक्टर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इक्वेशन निकाल के बताओ, वेक्टर इक्वेशन भी बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन भी बताओ। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो वेक्टर इक्वेशन रहेगा, अपना आंसर रहेगा वेक्टर आर, ये फॉर्मूला वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, वेक्टर है मतलब कौन? तो वो फिक्स पॉइंट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर ए हो गया। फिर क्या लिखना है? प्लस, तो प्लस लिखना, लैम्ब्डा है तो लैम्ब्डा लिखना। वेक्टर बी मतलब वो लिख लेना, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर वेक्टर आर दिया तो ये होता है वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा टाइम्स वेक्टर बी। और अगर कार्टेशियन बोला जाए तो इसी इक्वेशन का अगर कार्टेशियन बोला जाए तो कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? कार्टेशियन मतलब ऐसा दिखेगा, जिसमें x y z होता है उसे कार्टेशियन बोलते हैं, जिसमें वेक्टर आर होता है उसे वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखना है, इसी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? x माइनस x1 का मतलब क्या? x1 का मतलब फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन है? तो 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 कौन है? ये x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये a b c, x1 y1 z1 a b c, ये फिक्स पॉइंट होता है और ये पैरेलल वाला वेक्टर होता है। तो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है? 2 3 4। तो x माइनस 2
y माइनस 3 और z माइनस 4, ये फिक्स पॉइंट रख दिया। और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में लिखना है पैरेलल वाला वेक्टर। पैरेलल वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट कौन है, तो -2 है, फिर 3 है और फिर 1 है। ये कौन हो गया, ये अपना हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, और ये कौन हो गया, ये अपना हो गया वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक या दो दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताओ या कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताओ, तो ऐसे निकालना। ठीक, अब ये तो मैंने बस एग्जांपल बता दिया। कभी कभी क्या करेंगे, वो आपको ना ऐसे फिक्स पॉइंट ना देते हुए, ये पैरेलल वाला वेक्टर नहीं देंगे, पैरेलल वाले वेक्टर की जगह पे एक और फिक्स पॉइंट दे देंगे बी नाम का। अगर बी नाम का एक और फिक्स पॉइंट दिया तो इसके अपने कोऑर्डिनेट रहेंगे, सपोज करते 1 1 2 ऐसा दिया है, या फिर आईजेके के फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, आईजेके के फॉर्म में हो सकता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो सकता है। अगर ऐसे दो पॉइंट दिए हैं तब आप वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे, तब अगर आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना, अगर 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं, सेम वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, अगर आपको 2 पॉइंट निकालना है, यानी एक पॉइंट ए दिया है और एक पॉइंट बी दिया है ना, इसमें पैरेलल वाला वेक्टर बी रहेगा और इसमें ये फिक्स पॉइंट रहेंगे दोनों, तब आप फॉर्मूला क्या लिखना, तब आप लिखना वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यानी आपको क्या करना है, अगर 2 फिक्स पॉइंट दिए हैं और पैरेलल वाला नहीं दिया है, तो फिक्स पॉइंट दिया तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट यहां लिख लो, ए लिख सकते हो या बी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यहां पे लिख लेना, और प्लस लैम्बडा टाइम्स जो आप लिखोगे, लैम्बडा टाइम्स क्या लिखना है, बी माइनस ए लिखना है। ठीक है, तो लैम्बडा टाइम्स बी माइनस ए लिखना है। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे करना रहा, ये फिक्स पॉइंट है, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, तो आंसर कैसे आएगा, वो आएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्बडा टाइम्स, अब b माइनस a करना, दोनों को माइनस करके लिखना, क्योंकि पैरेलल वाली लाइन तो दी नहीं है, तो हम माइनस करते, माइनस करने से लाइन मिल जाती है। b में से a को माइनस करो, b में से a को माइनस करो, तो माइनस क्या क्या देखो, 1 में से 2 गया, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, तो 1 माइनस 2 ये बन गया -1 i कैप, फिर 1 माइनस 3 -2 j कैप, आई जे के लिख लेना, और 2 माइनस 4 -2 k कैप। अब आप चाहे तो ये वाले माइनस का साइन लैम्बडा को दे सकते हो ना, क्योंकि लैम्बडा एक कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट को खा जाएगा, अगर आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो लैम्बडा माइनस को खा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस लैम्बडा टाइम्स, लैम्बडा ने माइनस को खा गया तो लैम्बडा ही लिखना या लैम्बडा डैश लिख सकते हो, और ये क्या बनेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरीके से भी सिचुएशन आप कर सकते हो। अगर वो बोलते कि आप इसका क्या बोलते वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताओ, तो ऐसे निकालना, 2 पॉइंट अगर दिए है तो 2 पॉइंट को माइनस करना ताकि पैरेलल वाला बचे, ये पैरेलल ही है, पर 2 फिक्स पॉइंट देते ना, 2 फिक्स पॉइंट को माइनस करते हो तो वेक्टर बनता है, तो पैरेलल वाला वेक्टर बनेगा और ये ए, ऐसा आंसर आएगा। अगर वो बोलते कि नहीं कार्टेशियन निकाल के बताओ, अगर कार्टेशियन निकालना है सेम क्वेश्चन का, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालती है, पहले मैं मिटा देता हूं। अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इज इक्वल्स टू z माइनस z1, ये मिटा देता हूं, फिर आएगा इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट है। अगर आप 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं और बोला जाता है कि अब आप इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज करना, कंसेप्ट वह रहेगा। यहाँ पे x1 y1 z1 कौन है, a के कोऑर्डिनेट, x2 y2 z2 कौन है, तो b के कोऑर्डिनेट, और इसकी जो शक्ल है वो ऐसी दिखेगी बाद में माइनस करने के बाद। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप नोट डाउन कर लो कि कैसे 2 पॉइंट दिए तो ये करते हैं और ये दिया तो ये करते हैं ना, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आदत लग जाए, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए दिया है, मतलब एक तरीके का थ्योरम जैसा ही क्वेश्चन है, आपको साबित करके बताना कि क्यों अगर आप किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालते हो, किसी भी लाइन का अगर आप इक्वेशन निकालते हो, जैसे L9 लाइन है तो इसका अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो वो होता है ये वाला वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। ऐसा ही क्यों होता है ये आपको साबित करके बताना है। ठीक है, इसके आने के चांसेस मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, है ना।
तो पहले एक काम करते हैं, इसका इक्वेशन निकालना है। तो हमने क्या बात करी थी कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को निकालना चाहते हो तो दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है फिक्स पॉइंट और एक जरूरत होती है पैरेलल वाला वेक्टर। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा ए नाम का, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए ले लेते हैं, और एक पैरेलल वाला वेक्टर ले लेते हैं, ये पैरेलल वाला वेक्टर ले लो बी नाम का। और ये जो एल नाम की लाइन है उसका इक्वेशन हमें साबित करके बताना है कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है करके। अभी देखो कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, ये 3D है, हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। सपोज ये इसको बोल देंगे ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और हमें ये बताना है कि ये लाइन का इक्वेशन ऐसा आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कौन क्या रिप्रेजेंट करता है मैं बोल देता हूँ। आर जो होता है वो वेरिएबल पॉइंट होता है। आर मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जो इसमें मूव कर रहा हो, है ना। कहीं पे भी आप ले सकते हो। ए तो फिक्स पॉइंट होता है, आर जो है कहीं पे भी ले लो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने आर ले लिया, ये सपोज मैंने आर ले लिया, एक आर नाम का पॉइंट लिया जिसके पोजीशन वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ये जो ए नाम का पॉइंट है, ये ओरिजिन से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके यहां तक ये जो वेक्टर होता है इसे वेक्टर ए बोलते हैं, ठीक है। और अगर ओ से लेके ए तक वेक्टर ए है, अगर ओ से लेके ए तक वेक्टर ए है, तो आप मुझे बताओ ओ से लेके आर तक क्या रहेगा। अगर यहां से लेके यहां तक वेक्टर ए है तो ओ से लेके आर तक क्या रहेगा? ये तो वेक्टर आर रहेगा, ठीक। बस यहां तक ये डायग्राम हो गई, ये मैंने डायग्राम बना दी। अब उनका बोलना है कि ये चीज प्रूफ करके बताओ। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेते कि लेट एक पॉइंट ले लेते, फिक्स पॉइंट, लेट फिक्स पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर, उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए बोल देंगे। फिर वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, वेरिएबल पॉइंट, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, जिसे मैंने बोला आर, उसके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं हुज पोजीशन वेक्टर, उसके पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे? आर है तो आर आएगा, वेक्टर आर, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है? एक पैरेलल वाला वेक्टर ले लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि एज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वेक्टर ए बी है, ए आर है, ए आर नाम का वेक्टर, ध्यान से देखो ए से लेके आर तक ये वाली लाइन। अब आप ध्यान से देखो एल और बी पैरेलल है, एल और बी पैरेलल है, मतलब एल का हर हिस्सा बी के साथ पैरेलल होगा। अगर एल और बी पैरेलल है मतलब एल का हर हिस्सा बी के साथ पैरेलल होगा। तो एल का हर हिस्सा मतलब ये ए आर, तो ए आर भी तो बी के साथ पैरेलल होगा, ए आर भी तो बी के साथ पैरेलल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? ए आर जो है वो बी के साथ पैरेलल है, ए आर जो है वो क्या है? पैरेलल है। किसके साथ? बी के साथ। वेक्टर बी के साथ क्या है? पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में वेक्टर के केस में मैंने आपको बताया था कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल या इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को, मतलब इस वेक्टर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगर कोई भी दो वेक्टर जो है वो पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ये वेक्टर में भी बताया था, अभी एक और बार बता दिया, ठीक है। तो ये लैम्डा स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर लिखा। बस अगर आप यहां तक करना सीख गए तो उसके बाद आपको कुछ दिमाग में लगाना, बाकी काम अपने आप होता जाएगा। बस पेपर में आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, मतलब ए आर इज पैरेलल टू बी, इट मींस दैट कि इस वेक्टर को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। बस यहां तक, ये तो मेकअप है भाई, ठीक। अब इसके बाद अपने आप वो देखो कैसे आएगा। अब ए आर है तो ए आर का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये वेक्टर ए आर को आप क्या लिख सकते हो? आर माइनस है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी जैसे का वैसे, ये माइनस ए है, उधर गया तो क्या बनेगा? प्लस ए बनेगा। तो प्लस वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। बस हेंस प्रूव। जैसे 2 से 3 मार्क्स के लिए वाला थ्योरम बोल सकते हो या क्वेश्चन बोल सकते हो, ये आ सकता है ना। तो मुझे आपको ये समझा होगा। सिंपल सी चीज थी, ये दोनों पैरेलल थे, बी के साथ ये ऑलरेडी गिवन ही दिया था कि एल जो है इसके साथ पैरेलल है, मतलब ए आर बी के साथ पैरेलल रहेगा। तो ए आर को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ए आर का मतलब आर माइनस ए, इधर गया तो आंसर आ गया। है इजी पीजी, है ना। बस ये लिख लीजिए और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, वेक्टर इक्वेशन बताओ। पेपर में कोई एक भी आ सकता है, ऐसे दोनों भी आ सकता है। और खास बात क्या देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब एक लाइन है, ये वाली लाइन है। डायग्राम पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको समझे इसलिए मैं बता रहा हूँ।
ये एक पर्टिकुलर लाइन है और ये इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3। ये वाला चैप्टर ना अगर डायग्राम बेसिकली करना, डायग्राम अगर आपको बनानी आ गई, पेपर में बनानी नहीं है पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंड अगर इस चैप्टर को करना है तो डायग्राम बनाना। एक लाइन है जो पासिंग थ्रू पॉइंट ए है और हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ही पैरेलल वाला वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज का ही मतलब क्या मानने ना कि ये कौन है, पैरेलल वाला वेक्टर है। और पैरेलल वाला वेक्टर बोलो या इसके, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और पैरेलल वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं, तो इसको आप वेक्टर बी मान लेना। तो वेक्टर बी कौन दिया है, तो वेक्टर बी हमें दिया है 2i प्लस 3j प्लस 7k। डायग्राम समझ में आ गई? बस अब वेक्टर और कार्टेशियन बता देंगे, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। आंसर में सबसे पहले क्या लिखना, हमें क्या क्या चाहिए, हमें वेक्टर ए चाहिए और वेक्टर बी चाहिए। ए कौन है, ए हमारा फिक्स पॉइंट है। बी कौन है, बी हमारा पैरेलल वाला वेक्टर है। अब फिक्स पॉइंट कौन है, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है, तो 1 2 3। इसको अगर आप IJK के फॉर्म में लिखते हो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा बी कौन है, बी मतलब पैरेलल वाला वेक्टर, वो कौन है 2 3 4, वो दिया है 2 3 4। 2 3 4 मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। बस ए आ गया, बी आ गया, तो आंसर क्या रहेगा। वेक्टर इक्वेशन अगर चाहिए तो वेक्टर इक्वेशन का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। बस इसमें वैल्यू रख दो। वेक्टर ए कौन है, वेक्टर ए मेरे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी कौन है, वेक्टर बी वाला 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ये हो गया अपना वेक्टर आर। ये वेक्टर आर इज इक्वल्स होता है, वेक्टर इक्वेशन है। और अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन अगर मुझे चाहिए तो कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये abc डायरेक्शन रेशियो या फिर वेक्टर b होता है। बस इसमें वैल्यू रखो, ये आ जाएगा x माइनस x1 मतलब कौन है, x1 मतलब ये 1 2 3 है ना, ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये x1 y1 z1 और ये abc, x1 y1 z1 abc, x1 y1 z1 abc। फिर ये x जैसे का वैसे x माइनस x1 मतलब कौन है 1 और इधर नीचे कौन है 2, फिर उसके बाद इक्वल्स टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज ये 2 है। उसके बाद z माइनस z1 कौन है 3 और c मतलब ये थर्ड को 7। फिर आगे आगे कुछ नहीं करना, यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन, ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन में क्या कहते हैं, x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट को ऊपर लिखना और जो पैरेलल वाला वेक्टर है उसे नीचे लिखना। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। कभी कभी क्या होता है कि पैरेलल वाला वेक्टर डायरेक्टली नहीं देंगे, वो ये पैरेलल वाले वेक्टर की जगह क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट देंगे। दो फिक्स पॉइंट अगर दिए हैं तो पैरेलल वाला कैसे निकालोगे, उस फिक्स पॉइंट को माइनस कर देना तो वो वेक्टर बी बन जाएगा, है ना। तो ये आप लिख लीजिए, है ना, और लिखिएगा क्योंकि लिखने से ही आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आता। अपने कॉपी में एक बार लिखो कि कैसे मैंने किया है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ता है, ये वाला देखिए, इसमें बोला गया कि कार्टेशियन इक्वेशन बताओ और उस लाइन की खास बात यह है कि वो पास हो रहा है ए और बी से। मतलब ये अगर लाइन है तो इसका एक फिक्स पॉइंट दिया है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 2, 1 और एक फिक्स पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए 1, 3, 0 और इस बार पैरेलल वाला कुछ नहीं दिया। और अगर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो, अगर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो और निकालना क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताना है कि आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताओ। तो 2 पॉइंट अगर दिए है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और 2 पॉइंट का अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बस इसमें वो वैल्यूज रख दो। वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। क्या किया, x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, सॉरी x2 माइनस x1 है ना, तो 1 माइनस 2 करते हैं, x2 माइनस x1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये करोगे तो y माइनस ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। बस वैल्यूज रख लो, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 की वैल्यू 1 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 मतलब x माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1।
y माइनस टू मतलब y माइनस टू और 3 माइनस टू यानी 1 होता है, इज इक्वल टू z माइनस वन यानी z माइनस वन और 0 माइनस वन मतलब माइनस वन। ये कौन हो गया अपना कार्टेशियन इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में अगर आप सबको माइनस से क्योंकि हर जगह पे माइनस माइनस है ना, मेजोरिटी अमाउंट में माइनस है, ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना तो वो भी हो जाएगा। तो ऊपर में लिखा है x माइनस टू डिवाइड माइनस वन की जगह प्लस वन, ये लिखा है y माइनस टू, ये लिखा है z माइनस वन। बस मैं डिनोमिनेटर के साइन चेंज करूं, ऐसा कर सकते हैं कैसे डिनोमिनेटर के साइन चेंज, तो हाँ कर सकते हो, पर सबके करने पड़ेंगे, प्रसाद बटेगा तो सब में बटेगा, तो इसको इसको और इसको सबके साइन चेंज करो, इसके साइन चेंज करेंगे तो 1, इसको साइन चेंज करेंगे तो माइनस वन, इसके साइन चेंज करेंगे तो 1। तो ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये इसलिए करते क्योंकि हम पता नहीं ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टिंग वाला हमेशा पॉजिटिव चाहिए डिनोमिनेटर, इसलिए ऐसा किया, अदरवाइज ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, बस ये आप लिख लीजिए, अगर 2 पॉइंट है तो ऐसे करेंगे। अगर यही वाला क्वेश्चन होता है कि आप मेरे को वेक्टर बताओ, वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताओ, तो वेक्टर इक्वेशन अगर निकालने को बोलते तो कैसे आता, अब इसमें पूछा नहीं लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ, पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है ना भाई, वो बोलेंगे इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताओ। अगर वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं तो मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला बनता है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये बनता वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये फॉर्मूला बनता। तो आंसर आता वेक्टर r इज इक्वल्स टू a मतलब ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ये वेक्टर a रखा और प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a मतलब माइनस करके लिखो, माइनस करके लिखो, इन दोनों का माइनस करके रखो, b में से a को माइनस करो तो 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 i कैप, अगर 3 में से 2 गया तो 1 j कैप, और अगर 0 में से 1 गया तो माइनस 1 k कैप। ये कौन हो गया, ये अपना हो गया वेक्टर इक्वेशन, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे आप वेक्टर भी निकाल सकते हो और कार्टेशियन भी निकाल सकते हो। कभी कभार क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमें वेक्टर इक्वेशन याद आता है, हम कार्टेशियन भूल जाते हैं। अब हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी रहती है ना, जैसे मेरी मेंटालिटी क्या होती थी ना, मेरे को कार्टेशियन याद रहता था, कार्टेशियन कैसे निकालते ये पता रहता था, मैं वेक्टर वाला भूल जाता था। या आप में से कोई ऐसे होंगे जिनको वेक्टर वाली चीजें आसान लगती होंगी, कार्टेशियन मुश्किल लगता होगा, किसी को कार्टेशियन आसान जाता होगा तो वेक्टर मुश्किल लगता होगा। तो फिर आप अगर ऐसे सिनेरियो में अटके तो आप क्या करोगे, तब तो आप क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाओगे। तो मेरा सजेशन है नहीं, क्वेश्चन तब भी नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप मेरे को वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताओ या कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताओ, लेकिन आपको सिर्फ कार्टेशियन आता है या सिर्फ वेक्टर आता है, तो आप क्या करना उसका तरीका देखना। अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन सपोज निकालने को बोला है और मुझे सिर्फ कार्टेशियन आता है, मुझे वेक्टर नहीं आता, मेरे को ये वाली मेथड नहीं आती, ये वेक्टर वाली मेथड नहीं आती, मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। मैं देखूंगा कि देखो ये जो ऊपर वाला होता है ये वेक्टर ए होता है, ऊपर वाला कौन है वेक्टर ए, और नीचे वाला कौन है वेक्टर बी। ये पैरेलल वाला वेक्टर होता है ना भाई, ये फिक्स पॉइंट होते हैं और ये पैरेलल वाला वेक्टर बी होता है। और फॉर्मूला क्या था, जैसे ये वाला याद नहीं आया, ये वाला तो याद है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो अगर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है और उसे अगर वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे जा सकते हो। अगर आप गौर से देखोगे, देखो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी लिख लेना, पहले कार्टेशियन निकाल लेना और कार्टेशियन को फिर वेक्टर में कन्वर्ट करना। अब कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते वो मैं सिखा रहा हूं, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे जंप करते वो मैं बता रहा हूं। तो कार्टेशियन से वेक्टर में जाना, तो ये वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर r जैसे का वैसे, वेक्टर ए मतलब को नहीं ऊपर ऊपर वाले, ऊपर ऊपर वाले, ये वेक्टर ए है। और ए में हमेशा साइन चेंज करना कि x माइनस x1 होता है, तो ऊपर वाले के साइन चेंज, नीचे वाले एज इट इज। आई रिपीट, ऊपर वाले के साइन चेंज, नीचे वाले एज इट इज। -2 है तो +2 लिखो आई कैप, -2 है तो +2 लिखो जे कैप, -1 है तो +1 लिखो के कैप। ऊपर वाले का हमेशा साइन चेंज है, नीचे वाले एज इट इज, प्लस लैम्डा टाइम्स। अगर आप वेक्टर बी देखोगे तो वेक्टर बी में कौन लिखा है, -1 1 -1, यानी -1 आई कैप +1 जे कैप -1 के कैप हो गया। तो अगर आप वेक्टर आर निकालना चाहते हो तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और आप देखो ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। समझ में आ गया। तो हमें बस इतना समझना है कि वेक्टर इक्वेशन अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी,
और अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, और अगर दो पॉइंट दिए हैं, दो पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। मन में ये बोलते रहना, ठीक है। और अगर वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो b माइनस a करना पड़ेगा लास्ट में। और मैंने नई चीज क्या सिखाई, मैंने नई चीज ये सिखाई कि अगर आपको कार्टेशियन से वेक्टर में जंप करना है तो आप कैसे करोगे। अगर आपको कार्टेशियन से वेक्टर में जंप करना है तो ऊपर वाला वेक्टर a होता है, नीचे लिखा हुआ वेक्टर b होता है, ठीक है। और बस a और b की वैल्यू यहां रखो तो अपना आंसर आ जाएगा। गेट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें मैंने आपको ये बताया कि कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे जाते हैं। कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे जाते हैं वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको वेक्टर से कार्टेशियन में जाना है, वेक्टर से कार्टेशियन में जाना है तो क्या करोगे। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दिया है और आपको अगर कार्टेशियन में जाना है तो क्या करोगे। ये तो कोई भी सोच लेगा, सर अगर आपने ऊपर वाले को a बोला, नीचे वाले को b बोला, तो बस इसको ऊपर लिख लो न्यूमरेटर में साइन चेंज करके, देखो 2 2 1 है तो माइनस करके लिखो, और ये जो लिखा है इसको नीचे एज इट इज लिख लेना, हो गया। तो अगर आप कार्टेशियन से वेक्टर कैसे जाते, वेक्टर से कार्टेशियन कैसे जाते, ये दिमाग में रखना कि बड़े लेवल के क्वेश्चन में चीजें काम आएंगी, ठीक। ये वाला देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। डायग्रामेटिकली सोचना तो जल्दी आंसर, मतलब थिंकिंग करने में आसानी जाती है। उनका बोलना है कि एक लाइन है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये सपोज वो लाइन है, ऑब्वियसली इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फिक्स पॉइंट चाहिए और पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए। उन्होंने फिक्स पॉइंट दिया 3 -1 2, मतलब ये कोई तो भी फिक्स पॉइंट होगा। ए आपको पता है ना, फिक्स पॉइंट को ए नाम से बुलाते हैं। जो दिया है 3 -1 और 2, और इस बार बोला कि परपेंडिकुलर देखे रखा है। हे राम, मैंने तो पैरेलल वाला बताया, परपेंडिकुलर वाला देखे रखा है। और किसके साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू ये एक लाइन है बड़ी सी, और ये दूसरी लाइन है, मतलब दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है ये अपनी लाइन। अब वो दो लाइन कहां पे बनाऊं, जैसे ये लाइन बना के दिखा, तो ये एक लाइन ले लेते हैं, है ना, ये इंटरसेक्टिंग से ही जाएगा, ऐसा जरूर नहीं है। ये ए इधर ले लेता है, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रही है ना। और इसका इक्वेशन ले लेते हो, इसका इक्वेशन दिया है i प्लस जे माइनस के और प्लस लैम्बडा टाइम्स ये दिया है 2i माइनस 2j प्लस के। और ये जो लाइन है L नाम की, हमारी जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, ये इसके साथ तो परपेंडिकुलर है, इसके साथ तो परपेंडिकुलर है, और एक और लाइन है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर, मतलब दो लोगों के साथ 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। दो लोगों के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। और दूसरी लाइन कहां से बनाऊं, उसके साथ भी 90 डिग्री चाहिए ना, तो थोड़ा सा वो 3D वाला वर्जन आएगा। अब इमेजिन कर पाओगे क्या 3D वाला वर्जन, मतलब ऐसा कुछ तो भी इधर से बना लेता हूं, मतलब ऐसे समझो, ऐसे बाहर से एक लाइन निकली है, ठीक है, एक और उसके साथ भी 90 डिग्री बना रहे, इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहे जो बाहर से, और इसके साथ तो 90 डिग्री है, तो दोनों के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो अब करेंगे कैसे, तो यहां अटक गए। अब मेरा रूल ऐसा था कि हमें फिक्स पॉइंट और पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए, उन्होंने परपेंडिकुलर देके रखा है। तो अब हमेशा याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर वाली केस दी जाए, जब भी परपेंडिकुलर है, मैं लिख देता हूं, जब भी परपेंडिकुलर बोला जाए तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लेना, क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी परपेंडिकुलर बोला जाए तो क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना। अगर आपको परपेंडिकुलर वाला वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो होता यह है सिनेरियो, कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये अगर सपोज ये सपोज अपनी लाइन L है, ये अगर सपोज अपनी लाइन L है ना, ये सपोज करते ये लैम्बडा वाली लाइन है और ये म्यू वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो ये L जो है वो लैम्बडा के साथ तो पैरेलल है ही, और इसके साथ भी परपेंडिकुलर तो है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो वैसे 3D वाला वर्जन है। खैर हमें बस इतना देखना है कि अगर कोई भी दो लाइन, अगर इसका पैरेलल वाली लाइन चाहिए, और ये लैम्बडा वाली लाइन हो गई, ये म्यू वाली लाइन हो गई, ये लैम्बडा वाली लाइन हो गई, ये म्यू वाली लाइन हो गई। अगर मैं इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो हमें एक नई वाली लाइन मिलेगी। नई लाइन, ये मैंने जिगजैग से बना दिया, हमें ये नई वाली लाइन मिलती है। जब भी आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हो तो एक लाइन मिलती है जो इसके साथ परपेंडिकुलर हो, और इसके साथ परपेंडिकुलर वाली लाइन मतलब ये होगी, और ये पैरेलल रहेंगे। 3D वर्जन है ना भाई, ये इसका अगर क्रॉस लेते हो यही वाला मिलेगा, ऐसे इसी के ऊपर की लाइन मिलेगी। तो जब भी परपेंडिकुलर बोला जाए क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है। और जब आप क्रॉस लेते हो परपेंडिकुलर वेक्टर का, अगर आप क्रॉस लेते हो तो हमें पैरेलल वाला मिल जाता है।
ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमें कौन मिलता है, पैरेलल वाला वेक्टर मिलता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, परपेंडिकुलर बोला है तो। पहले यहाँ पे जानकारी लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है, वो पहले मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेना, तो क्रॉस प्रोडक्ट ना हमेशा ये इसका, ये लैम्बडा के बाद वाला और म्यू के बाद वाला, ये पहला वाला जो फिक्स पॉइंट है इसका काम है नहीं। क्यों फिक्स पॉइंट का काम नहीं, क्योंकि फिक्स पॉइंट दिया है ना भाई, फिक्स पॉइंट दिया है ना। मैं टेंशन क्या ले रहा था, मैं ले रहा था पैरेलल वाले वेक्टर का, और पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए, पैरेलल वाला वेक्टर में एक प्रकार की रे चाहिए, रे लाइन जैसी चाहिए ना। तो ये पैरेलल वाला वेक्टर होता है, ये पैरेलल वाला फिक्स पॉइंट लेके मैं क्या करूं, फिक्स पॉइंट तो है मेरे पास, मेरे को सिर्फ लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हियर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखा, एक फिक्स पॉइंट ए के बारे में दिया है, ए का मतलब क्या दिया है 3 - 1 2। अच्छा, ये अगर आईजेके के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर ए को आईजेके के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 3i कैप - j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये डायग्राम वायग्राम तो वैसे बनाने नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना है। अब ये ए दिया है और एक वेक्टर ये लाइन दिया है ना, इसके रिगार्डिंग लिखते हैं। इसकी इसमें क्या होगा, एक a1 नाम का पॉइंट है जो कि 1 1 -1 जो किसी काम का नहीं है, और ये कौन होगा, इसको b1 मान लेते हैं। पहली लाइन है ना वेक्टर b1, वो क्या दिया है 2i कैप - 2j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली वो लाइन की अगर मैं बात करूं तो a2 सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट कौन है, यहां से 2 1 -3 2 1 -3 जो किसी काम का हमारे आएगा नहीं। b2 के बारे में अगर मैं देखूं तो वो दिया है i कैप - 2j कैप प्लस 2k कैप। तो मेरे को फिक्स पॉइंट तो पता है, अगर मुझे वेक्टर r निकालना है सबसे पहले मैं करूंगा b1 क्रॉस b2 करूंगा। b1 क्रॉस b2 करने से वेक्टर b मिलेगा, वेक्टर b मिलेगा, और ये जो है ये पैरेलल वाला वेक्टर रहेगा। ये कौन है, ये पैरेलल वाला वेक्टर है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस करने पे पैरेलल वाला वेक्टर मिलता है, इसकी जरूरत है, और एक फिक्स पॉइंट की जरूरत है जो कि दिया है। क्रॉस कैसे लेते, क्रॉस लेने के लिए डिटरमिनेंट बनाओ, i j k लिखो, b1 के कोएफिशिएंट 2 - 2 1, b2 के कोएफिशिएंट 1 - 2 2। बस आप इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, सॉल्व करने पे ये बन गया -4 और +2, -4 + 2 यानी -2 i कैप। फिर इसके बाद ये आएगा 2 2 4 -1 यानी कि -3j कैप, और ये करोगे तो ये बन गया -4 + 2 -4 + 2 -2 है ना, -4 + 2 -2k कैप। ये जो नया वाला वेक्टर मिला ये कौन है, ये वेक्टर b है। ये कौन था, ये फिक्स पॉइंट था। फिक्स पॉइंट पता है, पैरेलल वाला वेक्टर पता है, इन दोनों का यूज करेंगे। फिक्स पॉइंट ये इसका कोई काम नहीं था। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप कोई भी वेक्टर इक्वेशन निकालना चाहते हो तो वेक्टर इक्वेशन अगर आप निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। फिक्स पॉइंट जो उन्होंने खुद से दिया था वही वाला 3 - 1 2, ijk के फॉर्म में लिखोगे तो 3i कैप - j कैप प्लस 2k कैप, और लैम्डा और म्यू तो ऑलरेडी यूज में है, लैम्डा भी दिया है म्यू भी दिया है, तो कुछ और अल्फाबेट ले लो, लैम्डा की जगह कोई और अल्फाबेट ले लेते हैं, के ले लेते हैं, नहीं के भी यूज में यार, कौन सा अल्फाबेट लू, अल्फा बीटा, तो अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा टाइम्स और वेक्टर बी लिखेंगे। वेक्टर बी कौन है, ये वाला जो अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला, -2i कैप -3j कैप -2k कैप। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो आप सिंपली क्या करना, वेक्टर ए प्लस अल्फा टाइम्स वेक्टर बी। ये कहां से आया, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए थे तो b1 और b2 काम में हमारे b1 और b2 है, तो b1 और b2 का क्रॉस कर दिया ताकि पैरेलल वाला मिले, वो पैरेलल वाले को यहां रख दिया, और वेक्टर ए तो आपको दिया ही था फिक्स पॉइंट, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना। कभी कभार क्वेश्चन का जो रंग रूप है वो इस तरीके से भी लिखा रह सकता है, ये मैंने एक और में क्वेश्चन दिया, ये होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 1 2, ये फिक्स पॉइंट दिया है। अगर आप वेक्टर इक्वेशन निकालना चाहते हो, कोई भी इक्वेशन निकालना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट चाहिए और पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए। फिक्स पॉइंट दिया है मतलब वेक्टर ए दिया है, अब कौन चाहिए, पैरेलल वाला वेक्टर, और उन्होंने परपेंडिकुलर वाला दिया है। तो क्या करना, अगर आपको पैरेलल वाला वेक्टर यानी बी चाहिए और परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर मतलब ये देखो, ये दो लाइंस की इक्वेशन दिए, ऊपर वाले फिक्स पॉइंट होते जो किसी काम के नहीं, ऊपर वाले फिक्स पॉइंट होते जो किसी काम के नहीं, हमें b1 और b2 चाहिए, b1 और b2 चाहिए, b1 और b2 मतलब ये नीचे वाले b1 हो गया, ये नीचे वाले b2 हो गए। तो आप क्या करना है, ऐसे पहले ऐसे लिखना, वेक्टर a इक्वल्स टू वो लिखना
फिर ये 1 2 3 1 2 3, ये B1 हो गया, -3 2 5, ये B2 हो गया। B1 पता है, B1 पता है, B2 पता है, उनका क्रॉस ले लेना। क्रॉस लेने के बाद आपके पास ऐसा इक्वेशन आएगा, वो आपका B रहेगा। B1 B2 दिया है, क्रॉस करने पे B मिलेगा, उस B को फिर ये फॉर्मूले में रखना, वेक्टर A प्लस अल्फा टाइम्स वेक्टर B। यहाँ पे लैम्डा भी लिखा तो भी चलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। पर ये जो भी आंसर आएगा सर, ये तो वेक्टर इक्वेशन में आएगा, ये तो वेक्टर इक्वेशन में आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये वाला फिक्स पॉइंट लिखना, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो नीचे वाले लोग हैं B1 और B2, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका डिटरमिनेंट, वो यहाँ लिखना। लेकिन ये वेक्टर में आंसर आएगा, क्वेश्चन तो कार्टेशियन में, इसमें क्वेश्चन वेक्टर में था तो मैंने वेक्टर में लिखा, इसमें कार्टेशियन में है तो आंसर भी किसमें चाहिए, कार्टेशियन में चाहिए। तो मैं क्या करूं, तो हम कुछ नहीं, वेक्टर वाला ही निकालना, भले ही कार्टेशियन निकालना लेकिन वेक्टर वाला ही निकालना। और वेक्टर वाला निकालने के बाद, वेक्टर वाला इक्वेशन आने के बाद फिर उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली कार्टेशियन में नहीं कर सकते, क्या कर सकते, पर वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। मैं कोशिश करो कि आपको सिंपल वाली जितने भी तमाम मेथड्स होती है, उन तमाम मेथड में से जितनी भी आसान वाली मेथड है वो मैं आपको बताऊं। तो इसको वेक्टर वाला ही आंसर निकालना, और एक बार ऐसे फॉर्म में आंसर आ गया, इसको तो फिर आप वेक्टर में कार्टेशियन में लिख सकते हो। इसको कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, अगर आप इसको कार्टेशियन में लिखना है तो ये ऊपर वाले बन गए, ये नीचे वाले लोग बन गए, ये ऊपर वाले रहते, ये नीचे वाले लोग रहते कार्टेशियन में। अभी देखो, अगर इसी का कार्टेशियन लिखना है तो इसको देखो कार्टेशियन में करके बता रहा हूं। अगर इसी को कार्टेशियन में करना है तो क्या लिखना है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ऊपर में कौन लिखते हैं, फिक्स पॉइंट 3 1 2, 3 -1 2, यहाँ पे आएगा 3 -1 और 2, और इसको नीचे लिखो -2 -3 -2 -2 -3 -2। आप चाहे तो फिर माइनस से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तीनों माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फाइनल रहेगा। तो अगर कार्टेशियन में भी पूछा जाए तो वेक्टर वाला ही करना, वेक्टर वाली ही मेथड लगाना, उसको कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर देना। गेट इट? ओके, सो उम्मीद है आप ये वाला कर पाओगे, है ना। एक बार रिपीट कर देते हो, ये नीचे वाले B1 नीचे वाले B2 दोनों को क्रॉस करना ताकि B आ जाए, ये फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। और कार्टेशियन में लिखना तो इस तरीके से कार्टेशियन में लिख लेना, ये ऊपर वाले रहेंगे, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आएगा उनको नीचे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट है, ये सपोज ये कोई भी लाइन है L नाम की, मैंने बोला इसके पास दो चीजें तो रहेगी, एक फिक्स पॉइंट रहेगा जिसे हम वेक्टर A नाम से भी बोलते हैं, और एक पैरेलल वाला वेक्टर रहेगा वेक्टर B। तो यहां तक तो अपनी बात हो गई थी। अब एनी पॉइंट, अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि कोई भी पॉइंट है रैंडम वाला, ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर है, जैसे सपोज करते हैं P नाम का पॉइंट है, P एक P नाम का पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो किसी कोई भी लाइन पे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करना हो, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको फाइंड आउट करना, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, वो हमें देखना है। कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर, सर ए तो था ना पॉइंट, हाँ ए है, एक और पॉइंट, पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं ना लाइन के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, उसको मैंने P नाम दिया है, तो ये P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे वो मैं सिखा रहा हूं। किसी भी लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो हम देख रहे हैं। तो वो निकालने का तरीका यह है, अब आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन की मदद से कैसे पॉइंट निकालोगे वो देख रहे हैं। इक्वेशन जैसे सपोज हो सकता है वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, ऐसा दिया रहेगा, या फिर नहीं तो पार्टीशन में रहेगा x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B और z माइनस z1 अपॉन C। ठीक है, लाइन और प्लेन का कोई भी क्वेश्चन है ना, ये लिख के आ जाना, एक आध मार्क्स तो दे ही देंगे कि चलो बच्चे को इक्वेशन तो पता है ना। और मेरे ख्याल से मैंने आपको रटवा दिया, ये दोनों तो रटवा ही दिया है ना। लाइन और प्लेन का कोई भी क्वेश्चन है, ये दो चीजें लिख के आ जाना। खैर, पॉइंट कैसे निकालोगे, कोई भी पॉइंट अगर आपको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो तरीका ये होता है, r की जगह पे, ये जो r है ना, ये वाला r, इसकी जगह पे क्या लिखो, xi yj zk, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मैं करके देता हूं। r की जगह पे आपको क्या लिखना है, xi प्लस yj प्लस zk, और ये a जैसे का वैसे, और ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर b जैसे का वैसे। फिर इसके बाद आप कंपेयर करना, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी के जो भी वैल्यूज वगैरह दी है वगैरह। ठीक है, एक काम करता हूं ना, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल से जल्दी रिलेट कर लोगे ना। ये इक्वेशन लिखने से अच्छा जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वेक्टर r इज इक्वल्स टू दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स आपको दिया है
बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के प्लस के कैप ले लेते हैं। ये सपोज ये वेक्टर इक्वेशन दिया इस लाइन का और बोला कि ये पी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो मैं यहाँ पे रहने वाले हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकते चाहे वो पी ही क्यों ना हो, उसके अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सिंपली क्या करना, यहाँ पे बस ये लैम्डा को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देना। लैम्डा को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है और आई वाले कॉमन, जे वाले कॉमन, के वाले कॉमन। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, मैं शॉर्टकट करो, आई के कोऑर्डिनेट को नहीं, इधर है 1 और इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा। ये आई वाले लोग है। जे वाले लोग कौन है वो लिखो, जे वाले सर मेरे को लिख रहे 2 और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 लैम्डा। ये जे के कोएफिशिएंट हो गए। और के अगर आप वाले देखते हो, के वाले कौन है, के वाले है 3 और ये लैम्डा इंटू 1 यानी लैम्डा, यानी 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा। तो ये जो आपको कोएफिशिएंट मिले ना, ये आपके रिप्रेजेंट करते इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कौन आएगा, वो आएगा 1 माइनस लैम्डा कॉमा दूसरा 2 प्लस 2 लैम्डा और तीसरा 3 प्लस एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट होंगे ना, और एक रहेगा 3 प्लस लैम्डा। बस ऐसे। तो ये ऐसे 3 पॉइंट आपको ये करेंगे रिप्रेजेंट करते इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बस इसमें लैम्डा मिसिंग है। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा जो है वो डिपेंड करता है ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा इसके बाजू वाला है कि इसके बाजू वाला। अब हर पॉइंट अलग अलग रहेगा ना भाई, तो लैम्डा जो है डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा अलग अलग इसकी पोजीशन रहेगी। लैम्डा निकालने के लिए वो और कुछ गिवन डाटा आपको देंगे। समझ में आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे कैसे पता करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकालने तो सिंपली क्या करो, आई के कोएफिशिएंट, मतलब ये इक्वेशन दिया रहेगा इस तरीके से, इसमें जो भी आई के कोएफिशिएंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो भी जे के कोएफिशिएंट आएंगे, जे कॉमन लेने के बाद वो y के कोऑर्डिनेट, मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा, और अगर आप k को कॉमन लेते हो तो थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा। ये तो हो गया वेक्टर के रिगार्डिंग। अगर इस तरीके ऐसे शक्ल में दिया, वेक्टर में दिया तो ये फिक्स पॉइंट रहेगा, और अगर ऐसे दिया है तो ये तो और आसान है। फिर अगर ऐसा दिया है तो और आसान रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं x माइनस 2 अपॉन 3 y माइनस y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और एक और ले लेते हैं z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। इसका अगर आपको फिक्स पॉइंट निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, तब हमें क्या करना है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको बस इसको इक्वल्स टू लैम्डा बोलना है। इक्वल्स टू क्या बोलना है, लैम्डा बोलना है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू सोचनी है। एक्स की वैल्यू क्या है, देखो 3 डिवाइड में है तो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये बन जाएगा 3 लैम्डा, -2 प्लस में उधर जाएगा तो +2। बस इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को, इसको और इसको देखो, इसको भूल जाओ। इन दोनों को देखो, 3 मल्टी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 लैम्डा, -2 उधर गया तो +2। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई की वैल्यू क्या आएगी, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वही अपने कोऑर्डिनेट रहते हैं। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 को भेजोगे तो 2 लैम्डा -4, 2 लैम्डा +4 उधर गया तो -4, तो 2 लैम्डा -4। और अगर आप z की वैल्यू निकालोगे, 1 को शिफ्ट करोगे तो 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, -1 उधर गया तो +1। ये हो गया पी के कोऑर्डिनेट। तो मैंने ये सिखाया कि जब भी आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालना, कार्टेशियन दिया तो इक्वल्स टू लैम्डा बोल दो, और अगर कार्टेशियन ने दिया, वेक्टर में दिया है, तो आई जे के लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना, और जो आई जे के कोएफिशिएंट है वो अपने फिक्स पॉइंट रहेंगे। क्लैरिटी आ गई, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ये वाली चीज खास करके। और अब क्वेश्चन करते हैं ना, ये तो आप खुद करना, पहले उसके जैसे एक करवा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है कि शो दैट, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है और ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है, और जितना मेरा हालांकि ज्यादा हद से ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, 50-60 साल का तो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, कम ही साल का एक्सपीरियंस है, पर जितना भी एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग में आपको ये जरूर बताऊंगा जो मेरे को लगता है, ठीक है, कि ये वाले क्वेश्चन जो ऐसी शक्ल के क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे वाले, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसी शक्ल के जो क्वेश्चन है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे। जब आप पेपर निकालोगे ना तो आपको पक्का ये चीज याद आएगी, क्या सर ने ये चीज बोली थी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ऐसे शक्ल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। और मैं ये वीडियो पहले शूट करो तो अगर देखूंगा, मैं इसको फिर रिकॉर्ड करके पोस्ट भी कर दूंगा अगर आ गया तो, ना। जितना मेरा लगता है 99% तो चांसेस ही है कि ऐसी शक्ल वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसी शक्ल वाले मतलब जिसमें ऐसा कुछ तो भी लिखा जोखा रहेगा, नंबर अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए जब भी अगर आप प्रैक्टिस वगैरह भी करो देखना ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढना। अब ऐसे वाले क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी मिल जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी मिल जाएंगे,
तो आगे जो टॉपिक है वो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करना। वेक्टर के चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि इसके 1 साल पहले 2 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं वेक्टर वाले खास करके। और स्टिल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर वेक्टर वाला भी पूछ लिया तो मैंने आपको सिखाई है कि वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें लगती है पर है सेम ही चीज, बस कन्वर्शन कर लेना। तो 2 इक्वेशन मेरे को दिए हैं लाइन का, और बोला कि शो करो कि ये इंटरसेक्ट करते हैं। हमें शो करना है कि ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन और ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिक्स पॉइंट बनेगा ना भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा ना। तो हम देखेंगे अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकालने में कामयाब हो गए, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्टिंग कैसे चेक करोगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका पॉइंट निकालना। मैंने आपको अभी दिखाया ना पॉइंट कैसे निकाल, इसका पॉइंट निकालेंगे, इसका पॉइंट निकालेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। गेट इट? तो देखो कैसे करते हैं, पहले इसका पॉइंट निकालते हैं। ये जो भी इक्वेशन है इसका अगर पॉइंट निकालना है, पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज, इसको लैम्डा बोल देंगे और इसको म्यू बोल देंगे। इक्वेशन दिया है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 और z प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5, इसे बोल देंगे लैम्डा। और वो जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 और z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, इसे बोल देंगे म्यू। इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, और दोनों क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे। तो इसमें से x की वैल्यू आएगी 4 इंटू लैम्डा, मतलब 4 लैम्डा, माइनस उधर गया तो प्लस 5, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू निकालने तो 4 इंटू लैम्डा मतलब 4 लैम्डा, और माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7, कॉमा। ये मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये है। तो कोई भी एक पॉइंट लेते, p के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। और z की वैल्यू अगर निकालें, माइनस 5 उधर भेजोगे तो माइनस 5 लैम्डा, 3 उधर गया तो माइनस 3। जैसे ये वाला पॉइंट निकाला वैसे ये वाला भी पॉइंट निकालते हैं। इसको अब फिलहाल के लिए q नाम दे देंगे। q के कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं। तो q के कोऑर्डिनेट आएंगे, x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 7 इंटू म्यू, मतलब 7 म्यू, माइनस 8 उधर गया तो प्लस 8, कॉमा 1 को शिफ्ट करोगे तो 1 इंटू म्यू यानी म्यू, माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 म्यू, माइनस 4 उधर गया तो प्लस 5। दोनों ये आ गया P और ये आ गया Q। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो P और Q का आंसर सेम आना चाहिए। P और Q का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगर अलग अलग आ गए तो हम बोलेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती। तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इसके पीछे का देखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। ट्राई करके देखते हैं, अगर ये और ये सेम है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना है तो ये और ये सेम लेने पड़ेंगे, है ना। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट मतलब फॉर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते वो अगर देखना है तो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर इंटरसेक्शन दोनों सेम ले लेना, मतलब 4 लैम्डा प्लस 5, ये इसके पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, ये आएगा 7 म्यू प्लस 8, 7 म्यू प्लस 8। अच्छा, दूसरे कोऑर्डिनेट देखो, 4 लैम्डा प्लस 7, ये बराबर आएगा म्यू प्लस 4 के, और ये वाला देखोगे तो माइनस 5 लैम्डा माइनस 3, ये बराबर आएगा 3 म्यू प्लस 5। अब बस मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज लिखिए, ये जो चीज लिखिए, ये लिखा है 4 लैम्डा, म्यू को इधर भेजोगे तो माइनस 7 म्यू, और इज इक्वल्स टू 5 को इधर भेजोगे तो आ जाएगा 3। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को पहले लैम्डा म्यू फिर कांस्टेंट, 4 लैम्डा, ये म्यू को इधर भेजोगे तो माइनस म्यू, और 7 को इधर भेजोगे तो माइनस 3। सोचना भैया, बस शिफ्टिंग विफ्टिंग ही करो। ये लिखा है माइनस 5 लैम्डा, 3 इधर आया तो माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 उधर गया तो 8। तो 3 इक्वेशन आ गए। ये देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो लैम्डा और म्यू हमें निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। साइमल्टेनियसली कैसे करते, देखो इधर 4 लैम्डा है, इधर भी 4 लैम्डा है, तो दोनों को एक काम कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो मेरे पास आंसर देखो, 4 लैम्डा में से 4 लैम्डा कट गया, माइनस 7 म्यू माइनस माइनस म्यू, फिर से एक बार माइनस 7 म्यू माइनस माइनस म्यू, ये तो प्लस म्यू हो गया, और माइनस 7 म्यू प्लस म्यू यानी माइनस 6 म्यू होता है, और इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3 यानी 6 हो गया। 6 के साथ 6 कट गया, माइनस को शिफ्ट किया तो ये आ गया -1, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
उसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकालते, लैम्डा कैसे रखोगे, किसी भी इक्वेशन में पटक दो। ये 10th क्लास का कर रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे कहते हैं ना साइमल्टेनियसली, वैसे बस एक्स और वाई की जगह लैम्डा और म्यू है। ये म्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, दोनों में से, तो इन दोनों इसमें रख देते, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा माइनस म्यू की जगह कितना रखना है -1 इज इक्वल्स टू -3। तो मेरे ख्याल से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये +1 हो गया, उधर जाके -1 होगा, -3 -1 यानी -4, और -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू भी -1 आई और म्यू की वैल्यू भी -1 आ गई। ये दोनों सेम आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू सेम आ गए। तो अगर से अब ये -1 आ गया और ये भी ये अलग अलग भी आ सकता है ना। अब ये सही होगा क्या, वो कैसे चेक करेंगे, तो वैल्यूज रख के देखना भाई, ये और ये सेम आना चाहिए। अगर म्यू की जगह -1 रखा तो -4 +1 +5 यानी +1 आ गया, और ये भी +1 आ रहा है, और म्यू की वैल्यू रखोगे ये भी +1 आ रहा है, मतलब ठीक है, सही जा रहा है। अब आगे क्या करना, आगे एक काम करते हैं, जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है, मैंने ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लिया। ये तीसरा वाला चिल्लाएगा, मैं क्या खाली पीली थोड़ी था, इसका भी तो कुछ यूज होगा। इसका यूज ये है, अगर इन दोनों को इसके अंदर रखने पे अगर ये सेटिस्फाइड हो गया, आई रिपीट, अगर इन दोनों को इसमें रखने पे अगर LHS और RHS सेम आ गया, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको यहाँ पे रखने पे अगर सेम LHS और RHS सेम नहीं आया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंटरसेक्टिंग वाले ही रहेंगे, वो सेटिस्फाई करने वाले ही रहेंगे। अगर इन दोनों को रखने पे ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड हो कि शो दैट का क्वेश्चन है, बस इसको रख दो। अगर आप इसमें रखोगे, इसमें अगर आप पुट करोगे, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 एंड म्यू इज इक्वल्स टू -1, तो आप ध्यान देना ये बन जाएगा -5 इंटू -1 -3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 8। ये बन गया 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, जो कि सच बात है, यानी सेटिस्फाइड तो हो ही रहा है। तो पहले दोनों को सॉल्व करने पे तीसरा सेटिस्फाइड हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक ऐसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो P और Q पहली नजर में अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग है ही नहीं, ये सेम है। कैसे सेम है, तो कुछ नहीं, ये जो -1 है, ये इसके अंदर रखोगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। लैम्डा की जगह -1 रखा और म्यू की जगह -1 रखा, तो ये और ये सेम आएंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मेरे क्वेश्चन में सेम आया, जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लैम्डा और म्यू की जो भी अलग अलग वैल्यूज है, उनको इसके अंदर रखने पे ये सेम आएंगे, इसको इसके अंदर रखने पे ये सेम आएंगे, पक्का सेम आएंगे। ठीक है, और आने ही चाहिए। अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन्होंने बोला ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल के बताओ, यानी P और Q की वैल्यू निकाल के बताओ। एक तो P निकालो नहीं तो Q निकालो, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं, एक ही चीज है, कोई भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद लिखू कहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये मिटा देता हूं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, कोई भी P ले सकते हो या Q ले सकते हो, तो P ले लेते हैं। P के जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें बस लैम्डा की जगह -1 ले रहा हूं, क्या जाएगा 4 इंटू -1 +5 कॉमा, फिर उसके बाद ये 4 इंटू -1 +7 कॉमा, फिर -5 -1 इंटू -3, तो ये बन जाएगा -4 + 1 यानी 1, ये -4 + 1 यानी 3, और इसमें अगर रखोगे 3 लिखे हैं, -5 में से 3 गए 2, ये आंसर आ गया। अगर आप Q में रखते, या फिर अगर आप Q में भी रखते देखते हो तो भी सेम आंसर आएगा, 7 इंटू -1 +8 कॉमा, उसमें रख रहा हूं -1 +4 कॉमा, 3 इंटू -1 +5, तो आप रख के देख सकते हैं, -7 + 8 यानी 1, 4 में से 1 गए 3, और -3 + 5 यानी 2, तो देखो वही को आंसर आते हैं, है ना। कोई भी एक आप लिख सकते हो। ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन्होंने बोला ना कि इंटरसेक्टिंग है, शो करो, तो इंटरसेक्टिंग है कैसे शो किया, जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू वो इसमें रखा, सेटिस्फाइड हो गया, मतलब इंटरसेक्टिंग है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए P और Q में से किसी में भी आप रख सकते हैं। समझ में आ गया, एक बार रिवाइज कर देते हो, ध्यान से सुनना, वीडियो लेंदी हुआ चलेगा, लेकिन हमें हमारे दिमाग में फिक्स करना है भाई, है ना। मतलब चला 2 मिनट समझ में आ गया फिर वापस से भूल गए, इसलिए डीपली अंडरस्टैंडिंग करना। जो भी आपको इक्वेशन दिए जाते हैं, जो भी इक्वेशन आपको दिए जाते हैं, उसको आप क्या करना, उसमें से P की वैल्यू निकालना, Q की वैल्यू निकालना। याद कैसे रखोगे, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाए
पॉइंट ऑफ, ऐसा क्वेश्चन लिखे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन निकालो मतलब आप बस इतना याद रखो, पी और क्यू की वैल्यू सर ने बोला था पी और क्यू ऐसा कुछ तो भी निकालते हैं। और पी और क्यू कैसे मिलेगा तो देखते हैं, ये पी अगर आपको निकालना है तो इसको लैम्डा बोलो, शिफ्टिंग विफ्टिंग करो, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो पी। इसमें भी अगर इसको न्यू बोल देना, शिफ्ट करोगे तो क्यू आ जाएगा। पी और क्यू जो है वो सेम ही लोग होते हैं, बस दिखने में अलग अलग है। अब सेम अगर आ गए तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम कैसे लाएंगे, अगर ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है तो बस कंपेयर करो, पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर, ऐसे 3 इक्वेशन आ जाएंगे। जो भी 3 इक्वेशन आएंगे उनको थोड़ा सा शफल वफल करके ऐसा बना देना, लैम्बडा फिर म्यू फिर कांस्टेंट, लैम्बडा म्यू कांस्टेंट, लैम्बडा म्यू कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू निकाल लो, और लो जो लैम्बडा और म्यू आए हैं वो थर्ड में रखते देखो, थर्ड वाला सेटिस्फाइड हो गया, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और ये लैम्बडा वाले और म्यू की वैल्यू एक तो पी में रखो नहीं तो क्यू में रखो, जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे। समझ में आ गया। अब आप वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन प्लीज ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन। इसमें करोगे कैसे, देखो हिंट दे देता हूं। इसमें बोला कि शो दैट द लाइन, ये वेक्टर आर इज इक्वल्स टू दिया है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, इसमें भी लैम्बडा और म्यू दिया है, और बोला कि इंटरसेक्ट करते ये साबित करो, और पोजीशन वेक्टर बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। मतलब सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और शो भी करना है। तो कैसे करोगे, मैंने तो ये कार्टेशियन वाला समझाया और ये तो वेक्टर वाला है, तो अब क्या करोगे बोलो। हाँ, पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन है, इस वेक्टर इक्वेशन को पहले कार्टेशियन के फॉर्म में लिख लो, कार्टेशियन के फॉर्म में लिखने के बाद बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करो। लेकिन सर इसको कार्टेशियन में कैसे करते हैं, तो देखो ये बन गए न्यूमरेटर और ये कौन बन गए, डिनोमिनेटर। देखो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, ये ऊपर वाले के साइन चेंज, ये जो वेक्टर ए होता है और ये वेक्टर बी होता है, ऊपर वाला वेक्टर है नीचे वाला वेक्टर बी, ऊपर वाले के हमेशा साइन चेंज करना, इसके हमेशा साइन चेंज करना। तो ये माइनस माइनस 4 है, तो आंसर आएगा, पहले कार्टेशियन बता रहा हूं, एक्स, आप भी गेस करना, एक्स साइन चेंज कर रहा हूं, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 10, इसके नहीं करता है, इसके चेंज करते हैं, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1, जेड माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस 1। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर को कार्टेशियन में पहले कन्वर्ट कर लेना, और एक बार कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया तो फिर लैम्बडा और म्यू बुला के पी और क्यू मिलेगा, और फिर ऐसे कर बिल्कुल सेम टू सेम, तो आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो वेक्टर में भी दिया जाए तो उसको कार्टेशियन में करके फिर सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ लाइंस के बीच का। आपको 2 लाइन दे रहेंगे, ये एक लाइन रहेगी और एक और कोई पर्टिकुलर लाइन रहेगी, है ना। तो ये वाली लेते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, ये जैसे ये पैरेलल है, तो ये वाला डिस्टेंस ये पैरेलल, या फिर इंटरसेक्टिंग रहा तो इंटरसेक्टिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग रहा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया ना। 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, सबसे छोटा 0, तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला पूछेंगे नहीं, पैरेलल में पूछेंगे, या फिर जो पैरेलल भी नहीं है इंटरसेक्टिंग भी नहीं, जो पैरेलल भी नहीं है इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, वो ऐसे, ये पैरेलल ये ऐसे, इसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। जो पैरेलल भी नहीं होती ये ऐसी जा रही है और ये ऐसी जा रही है, जो पैरेलल भी नहीं होती इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती, उसे स्क्यू लाइंस बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस, SKEW। एक तो स्क्यू लाइंस देंगे, नहीं तो फिर ऐसे पैरेलल लाइंस देंगे, और बोला जाएगा कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाले, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो सीधा आंसर आता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो सीधा आंसर आता है ना, डायरेक्ट स्कोरिंग वाला टॉपिक है। तो फॉर्मूला क्या मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो मॉड, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, और ये होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 माइनस B2 B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो A2 माइनस A1 करो, B1 क्रॉस B2 करो, और इसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखो, इसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखो, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, A1 A2 B1 B2 क्या होता है पता है ना, इसका इक्वेशन वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर B, इसका भी होता है वेक्टर A प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर B। डिस्टेंस निकालने के लिए वेक्टर इक्वेशन का यूज करना, तो A1 हो गया, इसको A2 मान लेंगे, B1 हो गया तो B2 मान लेंगे, बस ये वैल्यूज आप फॉर्मूले में रखो तो सीधा आंसर आता है। इसका एक क्वेश्चन मैं करवा के बताता हूँ। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, और ये कब होगा, अगर स्क्यू लाइंस है तो, और अगर पैरेलल लाइन से मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो भी 2 इक्वेशन दिए उसमें B की वैल्यू सेम है,
अगर बी की वैल्यू सेम है तो दोनों पैरेलल कहलाते हैं, बी की वैल्यू अलग अलग है तो वो स्क्यू लाइंस करवाती है। हमारे काम की चीज क्या, हमारे काम की चीज ये है कि A1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए। आई रिपीट, A1 A2 B1 B2। लेकिन अगर क्वेश्चन में B1 और B2 सेम हो, आई रिपीट B1 और B2 अगर सेम दिखे तो ये और अच्छी बात है। और अच्छी बात क्या है, फिर आपको ये क्रॉस लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं, दो दो B1 B2 लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा B सीधा सीधा B लिखना है। यानी अगर B1 B2 सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। बस ये याद रखना। अब इसमें B1 B2 B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 नहीं रहेगा कि B सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब B सेम हो, और ये वाला तब करेंगे जब B अलग अलग हो, B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2, मतलब क्रॉस लेके बेसिकली B ही बनाते हैं, है ना। तो इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला देखिए, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला करते हैं। दो लाइन का इक्वेशन दिया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के बताओ। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो हमेशा देखना वेक्टर इक्वेशन चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर आप आंसर लिख रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला होता है, कहा लिखू, यहां लिख देता हूं, वेक्टर R इज इक्वल्स टू, याद है क्या, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, पहले डॉट देन क्रॉस, डिवाइडेड बाय जो भी इधर लिखा इसी का मैग्नीट्यूड, यानी B1 क्रॉस B2 का जो है वो मैग्नीट्यूड लगेगा। बस इसमें ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा एक नंबर में आएगा। अब ये फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो कौन किसकी किसकी जरूरत है, A1 A2 B1 B2, यहां से A1 A2 B1 B2 लिख लेते हैं कि हियर, यहाँ पे A1 कौन है, A1 मतलब पहला वाला 4i माइनस जे। अच्छा, A2 कौन है, A2 की वैल्यू ये i माइनस जे प्लस 2k। अच्छा, B1 कौन है, B1 का मतलब ये लैम्बडा के बाद वाला i प्लस 2j माइनस 3k। अच्छा, B2 कौन है, B2 की वैल्यू देखोगे तो i प्लस 4j माइनस 5k। A1 A2 B1 B2, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मेरे रिक्वायरमेंट क्या है कि A2 माइनस A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, और इन दोनों इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तीन लोगों की जरूरत है, तीन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लेता हूँ। A2 माइनस A1 मतलब दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3i कैप। सोचना जे को जे के साथ, माइनस जे माइनस माइनस जे, अच्छा कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूँ, स्टार्टिंग है तो 4i माइनस जे ऐसा था, और माइनस में ये लिखा था i माइनस जे प्लस 2k। अब आप माइनस करो, देखो 4i माइनस i तो 3i कैप, जे वाला करते हैं, माइनस जे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस जे प्लस जे कट गए, यानी 0j कट गए इसलिए 0j। अच्छा, k वाला इधर, k वाला तो है ही नहीं, पर इधर तो है माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। A2 माइनस A1 आ गया। अब कौन चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते, तो डिटर्मिनेंट, क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, पहले रो में लिखना i j k। अब B1 के कोएफिशिएंट, B1 के कोएफिशिएंट कौन है, 1 2 माइनस 3 और 1 4 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा i इंटू ब्रैकेट माइनस जे इंटू ब्रैकेट प्लस के इंटू ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा माइनस 10 और 4 3 जा माइनस 12, तो ये आ जाएगा प्लस 12। फिर ये बनेगा माइनस 5 और ये बनेगा माइनस 3 का प्लस 3, फिर ये बनेगा 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2i कैप, और ये बनेगा माइनस 2 माइनस यानी प्लस 2 जे कैप, और 4 में से दोगे तो 2k कैप। ये बन गया B1 क्रॉस B2। लेकिन B1 क्रॉस B2 के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तीन लोग चाहिए, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज और तीसरी चीज, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रूट ले लो, स्क्वायर की एडिशन का रूट, स्क्वायर की एडिशन का रूट, उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके स्क्वायर की एडिशन का रूट 2 2 2 है, सब में 2 आया क्या, हाँ, ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो गया 4 4 4 6 12 यानी रूट 12, ठीक है, रूट 12 आ गया। और रूट 12 का ही मतलब 2 रूट 3 होता है, रूट 12 मतलब कितना होता है 2 रूट 3। बस ये फॉर्मूले में रखो नाउ, फिर ये फॉर्मूला लिखना इज्जत के साथ और फिर वैल्यूज डाल देना। A2 माइनस A1 कितना आया, तो A2 माइनस A1 आया 3i कैप प्लस 0
जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस 2 के कैप, ये आ गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, दूसरे वाले का आंसर कितना है, ये 2i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है 2√3 मॉड इसलिए देते ताकि पॉजिटिव में आंसर है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे ले, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है ना तो पहले वेक्टर देख लेना है ना, वेक्टर आपको नॉर्मल डॉट कैसे लेते, क्रॉस कैसे लेते, वो तो आना चाहिए। तो डॉट लेते हो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो 3 इंटू 2 यानी 6, और डॉट ले रहे तो आई जे के नहीं आता, आई जे के नहीं आता डॉट में, 3 2 6 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस माइनस 2 इंटू 2 यानी -4 और डिवाइड में कौन लिखा है 2√3। अब आप ध्यान से देखोगे 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए तो बचा 2, नीचे लिखा है 2√3, यहाँ पे 2 2 कैंसिल तो बचा 1/√3। ठीक है, इस तरीके से मैं एक बार चेक कर लेते हैं अपना सही है क्या, ठीक है सही है, समझ में आ गया। और ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट लिखते हैं। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या करना होता है। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो ये फॉर्मूला होता है जिसमें 3 लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की, 3 लोगों की, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, 3 लोगों की जरूरत है। तो A2 माइनस A1 निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला। लेकिन ये A1 B1 A2 B2 कहां से मिलते हैं, जो भी इक्वेशन दे, ये पहला वाला A लैम्डा के बाद वाला B, पहला वाला A लैम्डा के, ये म्यू लिखा, म्यू के बाद वाला B, बस इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करके देखना, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे आपको आएगा ही नहीं, आपको फील होगा कि आपको आ रहा है पर नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स आपको लिख के ही देखना पड़ेगा, करके ही देखना पड़ेगा, तो वो अच्छे से दिमाग में फिट होता है। अब इसको कैसे करोगे, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो, अब सर ये तो कार्टेशियन में दिया है, ये तो कार्टेशियन में दिया है और फॉर्मूला तो ये है, तो क्या कार्टेशियन का फॉर्मूला नहीं होता क्या, तो हाँ कार्टेशियन का भी फॉर्मूला है, लेकिन इतना गंदा वो फॉर्मूला है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतना गंदा फॉर्मूला कभी नहीं देखा होगा आपने। मैथ्स में वैसे भी बहुत सारे गंदे गंदे फॉर्मूलेज है, लेकिन सबसे गंदा अगर फॉर्मूला होगा तो वो वही है, इतना घटिया फॉर्मूला है। मैंने तो किया ही नहीं था भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब छोड़ो भाई इतना खतरनाक फॉर्मूला कहां से पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आया तो मैंने इसका दिमाग लगाया थोड़ा सा, और ये दिमाग आप भी समझ गए होंगे। अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है और इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो बहुत बेकार फॉर्मूला है ना, तो वो करना ही नहीं, फिर करेंगे कैसे। अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो मैंने तो ये वाला फॉर्मूला याद किया, और ये फॉर्मूला काम तभी करता है जब वेक्टर में दिया हो, या आसान शब्द में कहूं ये फॉर्मूला काम तभी करता है जब A1 A2 B1 B2 पता हो, वो तो हम ऐसे भी बता देंगे, ताकि कोई दूसरा फॉर्मूला याद करना वो गंदा सा, हम तो ऐसे भी याद कर लेंगे। ऐसे कैसे याद कर लोगे, देखो ये ऊपर वाले कौन होते हैं A, नीचे वाले कौन होते हैं B, ऊपर वाले कौन होते हैं A, नीचे वाले कौन होते हैं B, बस A1 A2 B1 B2 पता लग गया, ये एक बार वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, बस ऐसा ही डुप्लीकेट सॉल्व करो, यही वाला फॉर्मूला लगाओ और यही वाला आंसर आ जाएगा, मतलब ऐसा ही आंसर आएगा इसका, करोगे। बस आप मुझे इसमें A1 A2 B1 B2 कौन है वो बता दो, वो मैं लिख देता हूँ है ना, ये वाला मिटा देता हूँ। A1 सोचना है, A2 सोचना है, B1 सोचना है और B2 सोचना है। जब भी आप A1 लिखोगे ऊपर वाले लिखोगे तो साइन चेंज, ऊपर वालों के साइन चेंज, नीचे वाले एज इट इज। ये -1 है तो मैं लिखूंगा +1 आई कैप, ये -2 है तो मैं लिखूंगा +2 जे कैप, और -3 है तो मैं लिखूंगा +3 के कैप। अगर A2 की मैं बात करूं, A2 मतलब ये इसके ऊपर वाले, -2 का +2 आई कैप, -4 का +4 जे कैप, -5 का +5 के कैप। B1 B2 मतलब ये नीचे वालों के साइन चेंज नहीं करते हैं। ये कितना लिखा है 2 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप, ये नीचे वाले, और ये नीचे वाला देखोगे तो 3 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप। A1 A2 B1 B2 मिल गए, A2 माइनस A1 करना, B1 क्रॉस B2 निकालना, उनका मैग्नीट्यूड करना, तीनों वैल्यूज इसमें रखना, डॉट प्रोडक्ट लेना, तो आंसर आएगा लास्ट में यूनिट। उम्मीद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते किसी भी दो लाइन के बीच का वो आप समझ गए होंगे। वेक्टर ऐसे वाले करना, जैसे कि मैंने आपको हिंट दी ना, ऐसे वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इस साल, तो आप ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट एक आखिरी टॉपिक करते हैं, ज्यादा एकदम डिटेल में नहीं खींच रहा, मतलब जो भी पढ़ा है वो सब आप भूलते चले जाओगे, है ना। एक एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते हैं और फिर सेशन को क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट टाइटल लेते हैं एंगल के ऊपर। अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि आप एंगल निकाल के बताओ वेक्टर वाले इसमें, है ना, वैसे हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अगर ये सपोज वेक्टर ए है
ये सपोज वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा आपको निकालना है। याद है फॉर्मूला क्या था एंगल से रिलेटेड, है ना? तो हम पढ़े थे कि cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का डॉट ले लो और उन्हीं का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो, थीटा एंगल निकाल सकते हो। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लाइन और प्लेन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर नहीं रहेगा, एक लाइन रहेगी, ऐसी लाइन रहेगी। अगर लाइन बोली जाती है तो आप एंगल कैसे निकालोगे वो देखना है। तो अगर आपको एंगल निकालना है किसके बीच का, लाइन का लाइन के साथ, वेक्टर का वेक्टर के साथ करना है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन को लाइन के साथ अगर आपको निकालना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन भी दूसरे लाइन के साथ अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है, याद रखना फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब लाइन बोलिए तो लाइन में क्या रहता है आपको पता है, लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन तो ऐसा होता है ना, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। और ये अगर दूसरी लाइन है तो उसका इक्वेशन होता है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अगर ऐसे शक्ल में हो तो आप एंगल कैसे निकालोगे, तब अगर आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें हमें ये तो ए और ए तो फिक्स पॉइंट होता है और पॉइंट के बीच में थोड़ी ना एंगल निकलता है, पॉइंट के बीच में एंगल नहीं निकलता, वो तो वेक्टर के बीच में एंगल निकलता है बी और बी। इसको b1 मान लेंगे, इसको b2 मान लेंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ a और b था, यहाँ b1 b2 रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, अगर लाइन का लाइन के साथ निकालना है तो। और अगर लाइन का लाइन के साथ नहीं है, अगर लाइन का लाइन के साथ नहीं है, जैसे मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी रहेगा। ये एक और लाइन ले लेते हैं जिसका इक्वेशन रहेगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी रहेगा। और ये एंगल अगर आपको निकालना है, अक्यूट एंगल अगर आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। जरूरत किसकी पड़ती है, जरूरत पड़ती है b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। मतलब पूरा जो खेल है वो b1 और b2 का ही है। लेकिन अगर आप, ये पहली चीज हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि नहीं आप लाइन का लाइन के साथ मत बताओ, आप मेरे को प्लेन का प्लेन के साथ बताओ, प्लेन का प्लेन के साथ का एंगल बताओ। यानी अगर ये कोई पर्टिकुलर प्लेन है इस तरीके से और ये एक पर्टिकुलर प्लेन है इस तरीके से और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल ये थीटा अगर निकालना है, प्लेन का प्लेन के साथ निकालना है, तो आप एंगल कैसे निकालोगे। तो आपको बता देता हूँ, प्लेन का जो, जैसे लाइन का इक्वेशन ऐसे दिखता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वैसे प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एम इज इक्वल्स टू पी। और इधर रहेगा, इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एम इज इक्वल्स टू पी। इसमें ना बस ये वाली चीज याद रखना है, यहाँ पे n1 रहेगा, यहाँ n2 रहेगा, अलग अलग है। तो तब है n1 और n2, जैसे यहाँ पे b1 और b2 होते हैं ना, वैसे यहाँ पे n1 और n2 होते हैं। r के साथ जो मल्टीप्लाई में है, r के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो अपने n1 n2 रहेंगे। तो प्लेन का प्लेन के साथ निकालना तो क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब n1 है तो n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सेम टू सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2। और वही अगर चीज, तीसरी चीज, अगर आपका नसीब खराब रहा और क्वेश्चन ऐसा है लाइन का प्लेन के साथ बताओ या प्लेन का लाइन के साथ बताओ, यानी एक प्लेन है इस तरीके से, ये प्लेन है और एक लाइन है ये वाली, और ये लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन का इक्वेशन बताना है, ये वाला एंगल, प्लेन का लाइन के साथ का एंगल बताना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो प्लेन का इक्वेशन तो ऐसा दिखेगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर एम इज इक्वल्स टू पी। और लाइन का इक्वेशन तो ऐसे होता है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो उस केस में क्या करोगे, अब इसमें कौन कौन लेना पड़ेगा, फिक्स पॉइंट तो ले नहीं सकते, हमें बस b1 लेना पड़ेगा और यहां से n लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, इस बार एक b है और एक n है, दोनों n रहे तो n लेना, दोनों bb रहे तो दोनों bb लेना, एक n b रहा तो आपको क्या लेना है, b डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है, वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n। लेकिन इसमें देखोगे तो लाइन लाइन है, सेम कैटेगरी है, प्लेन प्लेन सेम कैटेगरी है, पर ये लाइन और प्लेन है, अलग अलग कैटेगरी है। अलग अलग रहा तो कॉस नहीं लेना, फिर साइन थीटा लेना, ठीक है, अलग अलग रहा तो क्या लेना, साइन थीटा, सेम कैटेगरी तो कॉस थीटा रहेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन में भी एंगल निकालते थे, याद है क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, x और y वगैरह रहा, ऐसे वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं रहे, तो उस केस में कैसे करते थे, वो होता था 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो वहां पे वो इस तरीके से एंगल निकालते हैं। इसमें लाइन का प्लेन के साथ निकालना तो ये, प्लेन का प्लेन के साथ निकालना तो ये, और लाइन का लाइन के साथ निकालना तो।
एक क्वेश्चन भी कर लेते हो ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये वाला देखो, इसमें क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लेंस। लाइन का लाइन के साथ करना है। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा या म्यू टाइम्स वेक्टर बी। तो इसमें से काम की चीज क्या है, फिक्स पॉइंट तो किसी काम के नहीं होते, काम का क्या होता है, b1 और b2, b1 और b2। तो यहाँ पे दिया हियर, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि देखो b1 मतलब कौन दिया, वेक्टर b1 मतलब दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और b2 का मतलब क्या दिया है, b2 का मतलब दिया है i कैप, ये म्यू के बाद वाला, प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और अब आप क्या करो, b1 और b2 आपको दिए हैं, अब हमें करना क्या है, हमें तो एंगल निकालना, लाइन का लाइन के साथ, सेम कैटेगरी है तो cos थीटा, लाइन लाइन है ना, दोनों सेम सेम दिख रहा है ना, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा, और अलग अलग कैटेगरी है तो sin थीटा रहेगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, वी हैव cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। ठीक है, अब आप इसको करो सॉल्व। तो b1 डॉट b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करो, और i j k नहीं लिखना, 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस k को k के साथ 1 इंटू 2 यानी कि 2, है ना, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, डॉट प्रोडक्ट लिया। नीचे मैग्नीट्यूड, b1 का मैग्नीट्यूड और इधर b2 का मैग्नीट्यूड। b1 का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, स्क्वायर करके एडिशन, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सिमिलरली यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करने पे ये कितना बन जाता है, तो मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया 6 प्लस 2 8, नीचे अगर आप देखोगे ये लिखा है 9, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3 इंटू, और ये भी कितना आएगा 9 का अंडर रूट 3। तो ओवरऑल मेरे पास बन गया 8 डिवाइडेड बाय 9, 8 बाय 9, लेकिन मेरे को तो थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, उधर जाके बनेगा कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 8 बाय 9। ठीक, इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद है एंगल समझ में आ गया। ये वाला देख लीजिए, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अब बोला कि प्लेन्स के बीच का एंगल निकालो, तो सेम चीज है, सेम करना क्या है, देखो ये प्लेन है, वेक्टर आर डॉट, डॉट के बाद जो आर के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो एन रहता है, ये n1 हो गया, और ये कौन हो गया n2, बाकी इसका तो काम नहीं है, 13 31 का काम नहीं है, ये हो गया n1, ये हो गया n2, और एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालोगे, तो यही वाला सेम फॉर्मूला, cos थीटा n1 डॉट n2 अपन मॉड n1 मॉड n2, है बिल्कुल इसके जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम है। n1 आप ऐसे लिखना, हियर n1 इज इक्वल्स टू दिस, n2 इज इक्वल्स टू दिस, फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 n2 मॉड n1 मॉड n2, वैसे डॉट प्रोडक्ट लेना इन दोनों का और ऐसे सॉल्व करना। cos इनवर्स में भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये थर्ड, ये वाला देखो, थर्ड वाला ये आप खुद से ट्राई करना। ये वाला देखो, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, और ये क्या लिखा है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू, अच्छा आधा ही क्वेश्चन लिखा है ना, ये मैं बता देता हूँ, एंगल बिटवीन द लाइंस वेक्टर r इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप। आगे क्या है वो मैं बताता हूँ, इसके आगे क्वेश्चन ये आधा ही लिखा मैंने, है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन। अब इस बार क्या किया, लाइन का इक्वेशन दिया, ये बड़ा सा लाइन का इक्वेशन दिया जिसमें से पॉइंट किसी काम का नहीं, फिक्स पॉइंट काम का है, और एक प्लेन का इक्वेशन दिया। अगर लाइन और प्लेन हो, लाइन और प्लेन हो, तो कौन चाहिए, बी चाहिए और एन चाहिए, बी चाहिए और एन चाहिए। यहाँ पे बी कौन होगा, लैम्बडा के बाद वाला, ये बी हो गया, और एन कौन होगा, आर के बाद वाला, आर के बाद जो मल्टीप्लाई वो एन है, और लैम्बडा के बाद जो लिखा है वो बी है। तो एन पता है, बी पता है, तो आप आंसर कैसे लिखना, हियर b is equals to I cap plus j cap plus k cap, and n is equals to b हो गया, n की जगह पे लिखना 2i plus j plus k, और फिर cos थीटा, इस बार cos थीटा नहीं आएगा, इस बार sin थीटा आएगा, दोनों का डॉट अपन मॉड b मॉड n, है ना। ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको एंगल वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे एक टॉपिक है छोटा सा जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आने के चांसेस है, तो वो मैं एक बार बता देता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, तो वो है अपना कोप्लेनर। बस 2 मिनट आपके लूंगा, ठीक है, और फिर आप अपना पेपर देने जा सकते हो, है ना। बस 2 मिनट आपके ले रहा हूं, सुनिएगा। ये तो एंगल वाली बात होगी। अगर कोप्लेनर वाला कोई क्वेश्चन आता है कि जब भी ऐसे कोप्लेनर बोला जाए, कोप्लेनर, तो कोप्लेनर का बस फॉर्मूला याद रखना, इसमें प्लेन्स में आएंगे खास करके, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसका आंसर क्या आता है, 0। कोप्लेनर बोला जाए तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है।
और क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे आपको दिया जाएगा कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, कोई भी इक्वेशन दिया जा सकता है, आई कैप प्लस जे कैप, यही ले लेते हैं ना, यही वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, ये इधर दिया, जैसे ये वाला है, ये तो प्लेन हो गया, लाइन कहाँ गई, लाइन कहाँ गई, ये वाला, ठीक है, ये लाइन इक्वेशन दिया, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू दिया, ये दूसरी लाइन दिया, और बोला कि बताओ ये कोप्लेनर है कि नहीं, चेक करके बताओ, ये लाइन और ये लाइन कोप्लेनर है कि नहीं, वो चेक करके बताओ। तो कोप्लेनर कैसे चेक करते हैं, तो कोप्लेनर का मतलब डिटरमिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए, डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो कोप्लेनर, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं है तो कोप्लेनर नहीं है। अब इसमें x1 x2 y1 y2 z1 z2 कौन है, वो सुनना, ये होता है, ये जो a1 है, यहां से बता देता हूँ, इसका आंसर यहां लिख रहा हूँ, हियर वही वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस एंगल की जगह कोप्लेनर चेक करना है कि नहीं है। ये a1 b1 a2 b2 है ना, तो जो a1 है, a1 मतलब दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, अगर मैं a2 की बात करूं तो वो दिया है i प्लस 2j, अच्छा ये तो सेम ही दिया है, ये तो सेम ही दिया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, फिक्स पॉइंट तो उन्होंने सेम दिया है। और फिर क्या करोगे, अलग ले लेते थोड़ा सा, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे अगर 2 दिया है, फिर क्या करना, ये a1 दिया है, ये a2 दिया है, क्वेश्चन अलग वाले ही रहेंगे। और b1 आप लिख लेना, b1 मतलब दिया है 2i प्लस 2j प्लस k, और b2 की वैल्यू दी है, वेक्टर b2 दिया है i प्लस 2j प्लस 2k। अब क्या करना, ये डिटरमिनेंट में कैसे रखोगे, तो डिटरमिनेंट आपको बता देता हूँ, जो a1 होता है वो x1 y1 z1, ये कौन होता है x2 y2 z2, ठीक है, ये कौन होता है, ये होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, आई रिपीट x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्योंकि फिक्स पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, पैरेलल वाला वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज सेम ही चीज है, a1 b1 c1 मतलब 2 2 1 1 2 2, ये a2 b2 c2, बस एक डिटरमिनेंट में रख लेना, ऐसे डिटरमिनेंट लेना, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, और y2 माइनस ये वाला a1 b1 c1 मतलब a1 b1 c1 यानी 2 2 1 1 2 2 1 2 2, इसको सॉल्व करना, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो कोप्लेनर, इसका आंसर 0 नहीं है मतलब नॉट कोप्लेनर, ठीक है, जैसे कोप्लेनर वाला भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो बस ज्यादा नहीं, इतना ही करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए, उम्मीद है आपको समझा होगा कि किस तरीके से ट्राई करना है। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और फोड़ के आना भाई पेपर, ठीक है, पेपर का वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड करूंगा, पेपर होने के बाद देखेंगे कैसा आपने ट्राई किया है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।